बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 5 ह्यूमन ऑर्गन में से टॉपिक डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन इज़ ऑफन कंफ्यूज्ड विद ब्रीथिंग इवन दो दे आर कम्प्लीटली डिफरेंस या डिफरेंट प्रोसेसेस। अब अक्सर लोग जो है ना रेस्पिरेशन को ब्रीथिंग ही समझते हैं, यानी रेस्पायर करना वो समझते हैं कि सांस का अंदर लेकर जाना और बाहर निकालना, इस सारे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। जबकि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सांस लेने का अमल और रेस्पायर करना दो अलग बातें हैं। अब उसी को हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसी डिफरेंस को समझने के लिए ना हम एक वीडियो देखते हैं ताकि आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की समझ आए कि क्या फ़र्क है। एक बच्चा है, देखिए सांस ले रहा है, ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहा है। यही ऑक्सीजन को वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी में उसकी है वो बाहर निकाल रहा है। ये वो क्या कर रहा है, ये ब्रीथिंग प्रोसेस है। वो सांस ले रहा है, नॉर्मली सबको नज़र आ रहा है। लेकिन अब रेस्पिरेशन क्या है, जब वो ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर जाता है ना, तो हम उसके जो फेफड़े हैं या लंग्स हैं वो इनवॉलंटरी उसके लिए काम करते हैं। नाक में जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, अगर उस ऑक्सीजन के अंदर कोई मिट्टी है या डस्ट पार्टिकल है, हमारे नाक में मौजूद बाल हैं जिनके अंदर नमी आती रहती है, सिक्रेशन होती रहती है, तो वो वहाँ उसको रोक देते हैं, उस मिट्टी को। फिर आगे फर्नेक्स और लर्नेक्स और ट्रैकिया के अंदर से हमारे गले के अंदर जो पाइप है, सांस की नाली है, उससे वो ऑक्सीजन, साफ़ सुथरी ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हमारे फेफड़ों तक चले जाते हैं। वहाँ ब्रोंचियल्स के अंदर जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये जो आपको सैक्स नज़र आ रहे हैं, जड़ें सी या ये छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, ठीक है ना, लंग्स की। अब उसमें वो जो पूरे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड है ना, थैलियों में वो भरी हुई है। जब ऑक्सीजन अंदर पहुंची तो उन्होंने क्या किया, थैलियों ने अपने अंदर मौजूद रेड कलर के जो कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं उनको बाहर भेज दिया और ताज़ा ऑक्सीजन को अपने अंदर रख लिया। अब इन थैलियों को एल्वियोलर सैक्स कहा जाता है। अब ये एल्वियोलर सैक्स क्या करेंगे कि अपने अंदर से ऑक्सीजन को इस हद तक तोड़ देंगे, उसको माइक्रो पार्टिकल्स बना देंगे ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर चली जाए और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन मूव करने लग जाए। इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। और जब हमारी पूरी बॉडी में आपको ब्लू लाइंस जो नज़र आ रही है ना बॉडी के अंदर, ये क्या है, ताज़ा ऑक्सीजन है। और जो रेड लाइन नज़र आ रही हैं वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से बाहर निकल जाती है जब हम सांस बाहर की तरफ निकालते हैं। अब सांस अंदर और बाहर ले जाने के लिए हमारे फेफड़ों को हेल्प आउट कौन कर रहा है, वो डायाफ्राम है, जो कि मौजूद है हमारे इन्हीं फेफड़ों के बिल्कुल नीचे। यानी ये जो ऑरेंज कलर का आपको सारा पार्ट नज़र आ रहा है, ये डायाफ्राम है। ये क्या करता है कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, ऊपर की तरफ निकलता है, तो वो आपके फेफड़ों को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, निचोड़ देता है। जैसे आप स्पॉन्ज को पकड़ के ज़ोर से दबाते हो तो आपके जो ना स्पॉन्ज में जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है। इसी तरह जब ये जगह नीचे ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये ऊपर की तरफ धकेलता है फेफड़ों को और हम सांस बाहर की तरफ फेंकते हैं। तो हमारी ये जो देख लें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से बाहर निकलती है। जब आप मुंह के ऊपर हाथ रखोगे ना तो आपको फील होगा बाकायदा गर्म सांस आपके मुंह से बाहर निकलेगा। आपने बाहर ठंडा सांस अंदर किया है, लेकिन जब मुंह से बाहर निकाला, जैसे सर्दियों में आप सांस लेते हो तो मुंह से धुआं सा निकलता है। वो धुआं क्यों निकलता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड है हीटेड, जो हमें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो वो जब हमारे मुंह से बाहर निकलती है तो वो गर्म हवा की शक्ल में निकलती है। तो आप इस चीज़ को फील कर सकते हो। और ये हमारे सांस लेने के अमल को जो मदद कर रहा है वो ही डायाफ्राम ऑरेंज कलर का जो आपको नज़र आ रहा है। अब डायाफ्राम कर क्या रहा है, देखिए ये ऑरेंज वाला, ये कभी बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है। जब ये बड़ा होता है तो ये फेफड़ों को छोटा कर देता है ताकि हमारी जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ को प्रेशर से निकल जाए। और जब ये खुद छोटा होता है तो हमारे फेफड़े बड़े साइज़ के हो जाते हैं, जगह ज़्यादा बन जाती है उनके लिए, तो हम अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेकर जा सकते हैं। तो ये है डायाफ्राम का काम। और हमारी हेल्थ के लिए स्मोकिंग और पोल्यूशन जो है ना हार्मफुल है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। आगे पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज़। अब होपफुली आपको समझ आई होगी कि हमारी रेस्पिरेशन कहाँ टेक प्लेस होती है। वो हमारी ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर चली जाती है और एल्वियोलर सैक्स के अंदर से आगे ट्रांसफ़र होती है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी और टिश्यू सेल्स या हमारे ब्लड सेल्स में, तो वो रेस्पिरेशन हो रही होती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी हासिल की जाती है। यू हैव सीन in previous pages that glucose is the fuel for the chemical reaction of respiration. respiration के अमल को अंजाम देने के लिए
मशीन को चलाने के लिए ये सारा सिस्टम ऐसे ही काम करता रहे, इसके लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत है और ये काम ग्लूकोज करता है। यानी अगर हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना है और एल्वियोल सैक्स ने इसको प्रोवाइड करना है, इसी तरह लंग्स ने काम करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, और ये आप प्रीवियस पेजेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं ये सारी बात को। आप जो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ के आए हैं, उसमें ये मैंने बड़ी डिटेल्ड ग्लूकोज को फ्यूल जो है ना प्रूफ करवाया है, उसके अंदर आप पढ़ सकते हो जाकर। This chemical reactions occurs in every living cells in tiny rod-shaped structure called mitochondria. Mitochondria are found in the cell cytoplasm. साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है, एक जेल लाइक जो है ना सब्सटेंस है, एक लिक्विड टाइप होता है लेकिन जेल की तरह होता है, और उसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के अंदर, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है। मसल सेल्स कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रियाज बिकॉज दे हैव टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्विकली फॉर मूवमेंट। अब हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं ना, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो हर सेल के अंदर है ना ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। क्योंकि हमारे मसल्स को वर्कआउट करना पड़ता है, हमारी टांगें चलती हैं, हमारे हाथ चलते हैं, हमारे अब जिस तरह आपका स्टमक है उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उसके सेल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और इसके अलावा आपका दिल जो है वो भी एक मसल है, ठीक है ना, उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है? क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। ये वो कमरा है जहाँ पर ग्लूकोज ने ब्रेक डाउन होना है और उसकी वजह से रेस्पिरेशन टेक प्लेस होनी है, और फिर आपको एनर्जी रिलीज़ होकर मिलनी है, जिससे आपने सारा वर्कआउट करना है। ठीक है ना, और ये सारी जो फैक्ट्री है वो कहाँ लगी हुई है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लगी हुई है, जो कि, और माइटोकॉन्ड्रिया ख़ुद कहाँ है? वो एनिमल या प्लांट सेल के अंदर है, और इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्म मौजूद है, जो कि एक जेल लाइक जो है ना सब्सटेंस है। अब जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हो, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है, और दोनों में उन्होंने जो है ना आइडेंटिफाई किया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कहाँ है। और इसमें प्लांट सेल में देखो 3 नज़र आ रहे हैं आपको, और 3 ही आपको एनिमल सेल में भी नज़र आ रहे हैं। इससे मोर देन भी हो सकते हैं अगर वो ये सेल मसल्स में हो, तो जैसे आपके हार्ट में या आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं अगर वहाँ पर ये पाए जा रहे हों तो। और क्लोरोप्लास्ट आपको नज़र आ रहा है विच इज़ ग्रीन, और ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। और यहाँ पानी है जिसमें ये सारी चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है, जो कि आपको नज़र नहीं आ रहा, वो ट्रांसपेरेंट है पानी, लिक्विड, वही हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब इस बुक में जो डायग्राम आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया की, वैसे तो ये माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, नज़र नहीं आती, आप नेकेड आई से नहीं इसको देख सकते, तो इसको इनलार्ज किया गया है अंडर द माइक्रोस्कोप, और 24,000 टाइम्स इसको बड़ा किया गया है आपको दिखाने के लिए। ठीक है ना, तो इतना आप समझिए कि लेंस को कितना ज़्यादा इंक्रीज़ किया होगा, इनलार्ज किया होगा आपको ये वाली इसकी असल शक्ल दिखाने के लिए। तो आप रॉड लाइक देख रहे हैं, इसकी शक्ल है। ठीक है, और जिस भी सेल में ये आपको उन्होंने इनलार्ज करके दिखाया है, मे बी उस सेल के अंदर इसी तरह के 2-3 और भी मौजूद होंगे। तो आगे पढ़ लेते हैं। ब्रीथिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन ऑफ द लंग्स। अब लंग्स को हवा के क्रॉस होने की जगह बनाया गया। जिस तरह हमारी विंडो है ना, तो हम विंडो को क्यों यूज़ करते हैं? वेंटिलेशन के लिए, हमारे कमरे में हवा का गुज़र हो सके। ठीक है, तो सांस को हम वेंटिलेशन कहते हैं लंग्स की। ठीक है, कि वो ब्रीथिंग के ज़रिए हमारे लंग्स में हवा का गुज़र बसर होता है। आगे, व्हेन रेस्टिंग अ ह्यूमन अडल्ट हैज़ अ ब्रीथिंग रेट ऑफ बिटवीन 12 and 18 ब्रीथ पर मिनट। अभी वो रेस्टिंग पर है, यानी वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, वो भाग नहीं रहा, वो चल नहीं रहा। जब आप नॉर्मल तरीके से चेयर पे बैठे हो या लेटे हुए हो, तो आपकी जो सांस लेने का अमल है वो क्या है? 12 से 18 दफ़ा आप सांस लेते हैं 1 मिनट के अंदर। एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स अगर ऑक्सीजन बाय लंग्स या थ्रू ब्रीथिंग अपने अंदर नहीं लेकर जा पा रहे प्रॉपर तरीके से, उनका रेट ब्रीथिंग का, सांस लेने का अमल इतना सही नहीं है, तो फिर वो कैसे ज़िंदा है, वो कैसे एनर्जी हासिल कर रहे हैं चलने फिरने के लिए? मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पायर एरोबिकली। अब एरोबिकली क्या है कि वो प्रॉपर इसी तरीके से जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं ना, इसी तरह वो सांस लेते हैं, और
रेस्पिरेशन उनकी होती रहती है। उनके सेल्स ग्लूकोज को तोड़ते हैं, उसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड सेल्स में चली जाती है। लेकिन कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं, आगे जाके आप पढ़ोगे, कि जिनको हमारे तरीके से वो रिस्पायर नहीं करते हैं, ठीक है, और वो एनारोबिकली करते हैं। दे यूज़ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। अब उन्होंने ऑक्सीजन जो वो रिलीज़ कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो फूड से एनर्जी हासिल कर रहे हैं जो एरोबिकली कर रहे हैं। हाउएवर समटाइम्स एन एनिमल ब्रीथिंग रेट कैन नॉट गेट ऑक्सीजन टू द सेल्स क्विकली इनफ। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एनिमल जब सांस लेते हैं ना तो उनको उस तरह की ऑक्सीजन प्रॉपरली उनके लंग्स में नहीं जा पाती या वो काफ़ी नहीं होती उनको एनर्जी देने के लिए, तो द एनिमल डज़ नॉट डाई, लेकिन वो मरते नहीं हैं। अभी देखें भी उनका सांस भी इतने अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी वो मर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मर रहे? बिकॉज रेस्पिरेशन कैन ऑल्सो टेक प्लेस एनारोबिकली विदाउट ऑक्सीजन। आपको पता है एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती? क्योंकि वो टेक प्लेस हो रही होती है अंडर द सेल के अंदर ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो होती रहेगी। अब ये मैं एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशंस की मैंने वीडियो बनाई है और बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको दोबारा से देखकर अपना जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर वो बताने बैठ गई तो ये वीडियो जो है ना ऑलमोस्ट पहले ही इतनी लेंथी है तो फिर मज़ीद लेंथी होती चली जाएगी। वॉकिंग इज़ एन एरोबिक एक्सरसाइज। अब अगर आप वॉकिंग को देखें तो वो एरोबिक एक्सरसाइज है। क्यों एरोबिक है? क्योंकि उसमें आप सांस लेते हो, लंग्स आपके खुलते हैं, बंद होते हैं, ठीक है, आपके अंदर साफ़ हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है ज़्यादा मिकदार में, और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी वो एलओएल से एक्स जो है आपके वो क्या करेंगे कि उसको ट्रांसफ़र कर देंगे आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, आपकी ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाएगी। नो मैटर हाउ फास्ट, बल्कि सॉरी आगे है, बॉडी गेट्स इनफ ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू सप्लाई ऑल द एनर्जी नीडेड। अब जो लोग एथलीट हैं या जो रोज़ एक्सरसाइज करते हैं सारा दिन ताज़ा दम रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी पूरी बॉडी को उन्होंने इतनी ऑक्सीजन दे दी होती है, प्रोवाइड कर दी होती है, आपके ब्लड सेल्स में घूम रही होती है वो ऑक्सीजन आपकी खून की नालियों में, कि आपको ऐसा लगता है आप ताज़ा दम है, फ्रेश हैं, आपको थकावट महसूस नहीं होती। लेकिन जो लोग वॉक नहीं करते सुबह उठ के, या सुस्त ज़िंदगी के आदी हैं, या लेज़ी लाइफ जी रहे हैं, हर वक्त टीवी के आगे, या रूटीन में उनकी कोई है ही नहीं इस किस्म की एक्सरसाइज, तो वो डल रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो उनको थकावट का एहसास रहता है हर वक्त। अब बात कर लेते हैं रनिंग फास्ट की। अब इसमें जाकर सारी चीज़ें उलट जाती हैं। इज़ एन एनारोबिक एक्सरसाइज है। जो बंदे तेज़ तेज़ भागते हैं वो कहाँ से एनर्जी लेते हैं? उनका सांस तो इतनी तेज़ी से चल ही नहीं रहा होता ना। जो लोग वॉक कर रहे होते हैं ना उनका सांस बेहतर तरीके से काम करता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, बाहर निकलती है, और एरोबिक जो है ना रेस्पिरेशन होती रहती है। लेकिन जो लोग बहुत तेज़ भागते हैं जैसे एथलीट्स हैं, तो नो मैटर हाउ फास्ट अ पर्सन ब्रीथ और देयर हार्ट बीट्स, जितना मर्जी वो तेज़ तेज़ ऐसे करके सांस लेते रहें, जितनी मर्जी तेज़ी से उनका दिल धड़के, आपको पता है ना, भाग कर कहीं जाकर एकदम खड़े हो जाओ तो आपको लगेगा आपकी हार्ट बीट आप खुद फील करोगे, धक 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 ऐसे होने लग जाएगा। चाहे वो जितना मर्जी ज़्यादा बड़ा छोटे छोटे जल्दी जल्दी सांस ले रहे हों या उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा हो, द बॉडी कैन नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों उनकी बॉडी को एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है? वो तेज़ भाग रहे हैं, उनकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो एक जगह खड़े होके प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का जो हमें खुलकर सांस लेना होता है ना वो नहीं ले रहे। वो छोटे छोटे सांस ले रहे हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स के अंदर या छोटे छोटे पोर्शंस में पार्शली सांस अंदर जा रहा है, तो अंदर का सिस्टम जो है ना वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहा। यानी ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रॉपरली जिस्म से बाहर नहीं निकल रही, और जो ताज़ा ऑक्सीजन वो प्रॉपरली लंग्स के थ्रू अंदर नहीं जा रही। इसलिए अब उनकी बॉडी क्या करने लग गई है, वो एनारोबिक के ऊपर शिफ्ट हो गई है। जब हमारे घर में लाइट नहीं आ रही होती, हमारा पंखा कैसे चल रहा होता है? हम अब तारों में बाहर की बिजली नहीं है जो वापटा से नहीं आ रही, तो अब हमारे घर में जो दूसरा सिस्टम है वो यूपीएस है। वो यूपीएस स्टार्ट हो जाता है और हमें
उतनी तेज़ पंखा तो नहीं चलता जितना हमारा वापडा की बिजली से चलता है, लेकिन हमारा पंखा बंद नहीं होता, लाइट बंद नहीं होती, पंखा चलता रहता है। तो यही हिसाब रेस्पिरेशन का है, एनारोबिक और एरोबिक का। एरोबिक में क्या है, समझिए वापडा वालों से डायरेक्ट आपको बिजली आ रही है, और जब वापडा वालों की बिजली कम या बंद हुई है तो आपके घर के अंदर मौजूद यूपीएस या जनरेटर की बिजली आपने ऑन कर दी है, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। वो उस छोटे से डब्बे यूपीएस की बैटरी के अंदर ही सारी एनर्जी है जो टेक प्लेस हो रही है, उसके ऊपर पीछे से कोई ग्रिड स्टेशन उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। उस डब्बे के अंदर जितनी एनर्जी है ना, बस वो आपको प्रोवाइड कर रहा है और आपका पंखा चला जा रहा है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बस आपके लिए उतनी ही मददगार साबित होगी जितना आपके घर का यूपीएस, यानी 1-1.5-2 घंटे तक आपका यूपीएस आपका साथ देता है। उसके बाद यूपीएस भी ड्रेन आउट हो जाती है बैटरी, और वो भी ख़त्म हो जाता है, उसको भी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह एनारोबिक की भी एक ख़ास लिमिट है, यानी आप 10, 15, 20 मिनट तो इस पे गुजारा कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आप इस पर डिपेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेल्स में से कम्प्लीटली ऑक्सीजन जो है ना ड्रेन आउट हो जाती है। ऑक्सीजन तो नहीं कह सकते, उसमें से एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है, क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन है एनारोबिक, इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, उसको बाहर की ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। तो काइंडली मैं आपसे यही कहूँगी कि आप एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को एक दफ़ा मेरी उस वाली वीडियो में जाकर सुन लें, ताकि आप पर ये वाली जो है ना, जिन बच्चों ने तो मेरी वो वीडियोस देखी हुई हैं उनको बहुत अच्छी समझ आ रही है मेरी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और आप पिक्चर में जो है ना देख रहे हो कि आइंदा कभी भी कोई वॉक कर रहा हो तो आप कहेंगे वेरी गुड, आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और अगर कोई हडल रेसिंग कर रहा हो या इस किस्म की टफ़ तेज़ फास्ट भागने वाली कोई एक्सरसाइज कर रहा हो तो आप उसको जज कर सकते हैं और कह सकते हैं आप एनारोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि शायद आपको जवाब में ये सुनने को मिले कि एड्डा वड्डा आया आइंस्टाइन। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है ना क्या कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं साइंस के अंदर से, तो ये अच्छी बात है। अगर वो आपको आइंस्टाइन समझ रहा है तो समझ लें कि आपने अब साइंस पढ़ना शुरू कर दिया है। हाउ डज एनारोबिक रेस्पिरेशन वर्क? Instead of being broken down completely into carbon dioxide and water, glucose breaks down into lactic acid. एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है कि जो ग्लूकोज है ना वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। अगर उसने ब्रेक डाउन होना था तो किस में होना था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जैसा कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। कम्प्लीटली वो ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और वाटर बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम रेस्पायर कर रहे हो ना एरोबिक में, यानी हम वॉक कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन हमारे जिस्म में जा रही है, तो हमें उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ठीक है। यहाँ क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इसलिए ग्लूकोज प्रॉपरली टूट ही नहीं रहा, वो पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, बल्कि वो टूट कर क्या बन रहा है, जैसे हम गोश्त कच्चा रह जाता है अगर हमारा प्रॉपर ना पका हो, ठीक है, तो फिर समझ लें कि ग्लूकोज कच्चा रह गया और वो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में तब्दील होने की बजाय डायरेक्ट ब्रेक डाउन हो गया इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। और लैक्टिक एसिड जो है वो सॉर्ट हाफ वे स्टेज बिटवीन ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ग्लूकोज ने अगर कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्लस वाटर बनता ना, नीचे जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन थी ही नहीं इसलिए वो आधे रास्ते में ही रुक गया और वो लैक्टिक एसिड बन गया है, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड को मज़ीद अगर आगे हम ऑक्सीजन लेकर इस्तेमाल करते तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी और वाटर में तब्दील होता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर हमें इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर या एनर्जी में कन्वर्ट करना है ग्लूकोज को, तो हमें चूल्हे की ज़रूरत है, फ्यूल की ज़रूरत है, विच इज़ ऑक्सीजन। और यहाँ पर फ्यूल क्या बना हुआ है, ग्लूकोज खुद फ्यूल के तौर पर काम कर रहा है, इसलिए जब वो खुद फ्यूल बना हुआ है तो उसकी जो प्रोडक्ट निकलेगी ना वो लैक्टिक एसिड निकलेगी, नॉट उसकी बाय प्रोडक्ट्स फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं निकलेंगी। अब बच्चे कहते हैं कि एक सवाल होता है कि जी अगर एरोबिक में ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर रही है ग्लूकोज को और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है प्लस एनर्जी निकल रही है, एनर्जी तो हमारी बॉडी ने ले ली, अब उस पानी का जो बाई प्रोडक्ट्स निकली हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उसका क्या होता है। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके लंग्स जब नई ऑक्सीजन लेते हैं वो वापस आपके सेल्स जो है ना वो वापस दे देते हैं एलोली को आपकी ना, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स
हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ये सैक्स हैं आपके फेफड़ों के अंदर अल्लाह ने रखे हुए। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी निकला है, या तो वो सांस के ज़रिए आपके मुंह से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, आपकी लंग्स जो है ना उसको अंदर रहने नहीं देंगे, ठीक है ना। एलोवेरिस जो है ना वो आप उनका काम ही यही है, वो साफ़ ऑक्सीजन को अंदर लाती हैं और जो यूज्ड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी थी उसको आपके जिस्म से बाहर कर देती हैं। या तो वो इसके ज़रिए बाहर निकल जाएगा और जो एक्सेसिव पानी है वो आपके यूरिन के ज़रिए भी बाहर निकल सकता है, या वो भेज दिया जाता है वेरियस बॉडी कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे आपका मेटाबॉलिक सिस्टम है तो उधर भी सिक्रीशन होती रहती है, आपको पानी की वहाँ भी ज़रूरत रहती है ताकि वहाँ नमी बरकरार रहे। तो वहाँ जो मेटाबॉलिक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है ना, वहाँ उसके काम वो पानी आ जाता है। अगर ज़्यादा एक्सेसिव नहीं और बहुत एक्सेसिव है तो क्या होगा, आप यूरिनेट करोगे, यूरिन के ज़रिए वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, या आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही सांस के रास्ते बाहर निकल जाएगा। जैसे कि आप किसी शीशे के ऊपर सांस लेते जाओ तो वहाँ पानी के कतरे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब आपके मुँह से वो पानी बाहर निकल रहा है जो कि एज अ बाय प्रोडक्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू आपको मिला है। सॉरी, एनारोबिक नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। तो हमें पता चला कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ग्लूकोज नहीं टूट रहा। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो फ्यूल था वो तो ऑक्सीजन थी। अब क्योंकि हम ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना होने की वजह से ग्लूकोज प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं हुआ। अगर वो ब्रेक डाउन होता तो वो किस में होता, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाता और एनर्जी में। लेकिन अब यहाँ पर ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसको पीछे से फ्यूल नहीं मिल रहा और वो खुद ही फ्यूल के तौर पर अपने आप को तोड़ने का काम कर रहा है, तो वो ठीक से टूटा नहीं और वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया। और लैक्टिक एसिड जो है ना वो स्टेज क्या बन रही है, सेंटर की स्टेज बन रही है ग्लूकोज के कच्चे से लेके प्रॉपर पकने तक। अब anaerobic respiration is not the best way to get energy from glucose because the glucose is not completely broken down and much less energy is produced. Glucose properly टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा तो ही आपकी बॉडी को अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अच्छा तरीका नहीं है बॉडी को एनर्जी पहुंचाने का, क्योंकि उसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा पूरे तरीके से, और बल्कि हो ही नहीं रहा, वो तो एकदम कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर लैक्टिक एसिड से आपको देखें थकावट भी महसूस होने लग जाती है बहुत जल्दी। अगर आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करके हटे हो ना तो फिर आपका बहुत बुरा असर होता है, आपको बहुत देर बाद जाके आप नॉर्मल होते हो, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड की वजह से फटीग आती है, आपके मसल्स को खिंचाव आ जाता है, थकावट हो जाती है, पट्टे खिंच जाते हैं, वो इसी वजह से। हाउएवर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ वेरी यूजफुल व्हेन एनर्जी इज़ नीडेड इन अ हरी। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ उसी वक्त आपको फ़ायदा देगी जब आपको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है, आपको फ़ौरन से एनर्जी चाहिए ना, हरी में चाहिए, तो फिर तो ये एनारोबिक ठीक है थोड़ी सी देर के लिए अगर आपको ये इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर आप बात करते हो ड्यूरेबिलिटी की या ज़्यादा देर के लिए तो फिर एनारोबिक आपका जो है ना चॉइस नहीं होनी चाहिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैन बी समराइज लाइक दिस। लेकिन एनारोबिक की अगर हम एनिमल्स और प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी भी दे रही है। ऊपर क्या है, हमें सिर्फ वो लैक्टिक एसिड देती है जिससे हमें फटीग हो जाता है, मसल्स खिंचाव में आ जाते हैं। लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स का थोड़ा सा मामला हमसे अलग है, उनको थोड़ा सा लैक्टिक एसिड ग्लूकोज टूट के मिल रहा है और थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी भी मिल रही है, इसलिए वो मरते नहीं हैं। जो है ना इसके ऊपर गुजारा कर लेती है उनकी बॉडी जो है, क्योंकि उनकी बनावट, उनके सेल की बनावट कुछ इस तरह की है। एनिमल का सेल प्लांट सेल से थोड़ा अलग होता है, ठीक है ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा फ़र्क है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जबकि प्लांट सेल में जो है ना क्लोरोप्लास्ट होता है। तो बाकी चीज़ें उनकी सेम होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास भी है, उसके पास भी है, साइटोप्लाज्म इसके पास भी है, उसके पास भी है, न्यूक्लियस इसके पास भी है, उसके पास भी है। तो बस इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है ना बस उसका थोड़ा सा फ़र्क है। एनिमल सेल में वो प्रेजेंट है और प्लांट सेल में वो प्रेजेंट है और एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं है। द फिटर यू आर द क्विकर यू रिकवर आफ्टर विगरस एक्सरसाइज, दिस इज़ कॉल्ड योर रिकवरी टाइम। जितने आप फिट हैं ना,
जितना अपने आप को आपने आदत डाली हुई है अपनी बॉडी को एनारोबिक के ऊपर रखा हुआ है, सही है। यानी कि आप डेली बेसिस के ऊपर टफ एक्सरसाइजेस करने के आदी हो तो आपकी बॉडी एनारोबिक को जो है ना उसके ऊपर सीख जाएगी जीना। लेकिन अगर आप फिटर नहीं हो और आप इतने एथलेटिक नहीं हो या इतने एक्सरसाइज आप नहीं, कभी कभी आप बहुत तेज़ भागना शुरू करते हो तो फिर वो आपको बहुत हैवी फटीग देगा और आप थक जाओगे। और आप जितनी जल्दी रिकवर करते हो ना, समझ लो वही आपका रिकवरी टाइम है। यानी आपका एनारोबिक जो प्रोसेस है वो काफ़ी बेहतर है बाकी लोगों से। यानी आपकी बॉडी कम ऑक्सीजन या ना ऑक्सीजन होते हुए भी आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है। जैसे लोग जो स्विमिंग करते हैं वो कितनी कितनी देर अपना सांस रोक के रखते हैं। जब वो सांस रोक के रखते हैं तो आपको पता है कि उनका वो बॉडी जो है ना वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर जो है ना शिफ्ट हो जाती है। तो बस यही इसमें फ़र्क है।